डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही हलचलों की, गतिविधियों की और बदलावों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभ आरंभ और कार्यक्षमता के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच सहयोग से विकसित ये पहल जमीनी स्तर पर जलवायु तैयारियों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एवं विभिन्न मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, आज का जो ये कार्यक्रम है और पंचायती राज मंत्रालय ने और IMD ने मिलकर जो आज ये काम किया है, उसकी कल्पना हम इस छोटे से कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये इतना बड़ा कदम होगा कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला निर्णय आज लिया जा रहा है। डॉक्टर SP सिंह बघेल जी कह रहे थे 47% नहीं, 47% नहीं, 67% लोग आज कृषि पर आधारित हैं। और सिर्फ 67% तो कृषि पर आधारित वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं। इस देश का हर नागरिक कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कृषि आज कई मामलों में अभिशाप बन गया है। अभिशाप बन गया है किन कारणों से? प्राकृतिक कारणों से। जो पर्यावरण के साथ हम लोगों ने पिछले वर्षों में जो छेड़छाड़ किया, जो जंगल की कटाई की, जो हम लोगों ने हरित क्षेत्र को सीमित करने का काम किया, उसका परिणाम है आज जलवायु परिवर्तन या जो प्रकृति के साथ खिलवाड़, पर्यावरण की जो पूरा दुनिया आज इसके लिए चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो विशेष तौर पर। अब आप एक बात सोच लीजिए कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा किया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम के पीछे उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, उनकी सोच बहुत लंबी है। एक पेड़ मां के नाम के साथ उन्होंने कहा कि अगर इस देश का हर नागरिक अगर एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाता है तो हरित क्रांति के क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको भावना के साथ जोड़ा कि अगर मां के नाम पर लोग पेड़ लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। अगर पंचायतों के साथ आज जो मौसम पूर्वानुमान है, इसकी सूचना अगर प्रत्येक पंचायत को समय पर मिल जाएगा, वो सचेत हो जाएंगे। उनके जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। तो आज हम पंचायतों को सशक्त कर रहे हैं। इसके साथ पंचायत में पंचायतों का एक ग्राम स्वराज पोर्टल है पंचायतों के लिए। इसको अभी 4 महीना पहले हम लोगों ने लॉन्च किया। पहले यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में थी, आज 22 भाषा जो इस देश की क्षेत्रीय भाषा है
उन सभी भाषा में ग्राम स्वराज पोर्टल काम कर रहा है। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, कृषि को किस प्रकार से आधुनिक व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचे, उसको लेकर के निरंतर जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है, उसको आगे बढ़ाने में आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मील का पत्थर गाड़ा है। पृथ्वी विज्ञान की ओर से जो निरंतर प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक सेक्टर और प्रत्येक क्षेत्र में और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी तरह से अपनी जानकारी, अपनी सूचनाओं का लाभ पहुंचा सकें, उसका माध्यम भी आप बने, उसका अवसर भी आपने हमें दिया। आज इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 150 बरस होने वाले हैं। एक हमें क्वांटम जब जो नसीब हुआ है वो पिछले 10 वर्षों में, और इसके लिए मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। जहां हमें आर्थिक सहयोग भी मिला, वहां हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की पूरी स्वतंत्रता भी रही। दूसरे देशों के साथ भी हमारा सहयोग रहा, कोलैबोरेशन रही। और जहां हम पहले केवल रडार के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे, अब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में, जैसे महापात्रा जी कह रहे थे, हमारी भविष्यवाणी की एक्यूरेसी में 40% बढ़ोतरी हुई है, जिसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है कि 2-3 विभागों ने मिलकर के एक लक्ष्य लेकर के काम करना शुरू किया, बजाय इसके कि हर एक विभाग अपना अपना काम अलग समझ करके करता। किसान भाइयों बहनों, धान की फसल जब कट जाती है, जो अवशेष खेतों में बच जाते हैं, उन्हें पराली कहा जाता है। पहले के समय में हमारे जो किसान हैं खुद धान की फसल की कटाई किया करते थे। ऐसे में कुछ ही जो हिस्सा है वो खेतों में रहता था, जिसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के समय की बात करें तो मशीनों से कटाई होती है, जिसकी वजह से जो मशीन है वो ऊपरी हिस्से की कटाई करती है और बहुत सारा हिस्सा खेत में रह जाता है। ऐसे में अगली फसल बोने की जल्दी में हमारे किसान उसे काटते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान होता है। तो इस समस्या से किस तरह से बचाया जा सकता है हमारे पर्यावरण को, हमारे खेतों की मिट्टी को, इसके बारे में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अपील की गई है हमारे किसानों के लिए। आइए दिखाते हैं आपको। आदरणीय किसान भाइयों, विदित है कि कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने आपसे अपील की, आपसे अनुरोध किया कि फसल काटने के बाद पराली का न जलाया जाए। लेकिन यह राज्य सरकार के अधीन आता है, ये राज्यों का मामला है। हम पुनः कृषि राज्य मंत्री की हैसियत से आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आपसे आरजू मैं कह रहा हूँ कि फसल कटाई के बाद पराली को न जलाएं, जिससे हवा प्रदूषित न हो। हम आपसे यह अपील करते हैं कि प्रदूषण से बच्चों का, मनुष्यों का, मानवता का हानि होती है, शारीरिक हानि होती है। पुनः आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप पराली को न जलाएं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने नए उपकरणों के द्वारा जो उपाय किए हैं, उसमें 50% आपको किसान भाइयों को सब्सिडी देने का काम कर रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर CHC की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। पराली जलाने की प्रथा को समाप्त कर पराली के अस्थायी समाधान की तरफ रुख करें, खुद भी जागरूक हों और अपने अन्य किसान भाइयों को भी जागरूक रखें। यह पुनः निवेदन है आपसे। जय हिंद। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी की खेती के बारे में। बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ी हुई है इसकी, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो कई तरह के उत्पादों के तौर में हो रहा है। तो किस तरह से आप इसकी खेती करके अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो हमारे सेगमेंट में आज किनसे हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, जानने के लिए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी।
शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना यह है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है।
किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। अब रुख करते हैं एआई एंकर भूमि का। उनसे जानते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों और किसानों को बिना ब्याज के आरण उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी आजीविका को सशक्त बना सकें। योजना के तहत पशुपालक अपने मवेशियों के रख रखाव और डेयरी संबंधी गतिविधियों के लिए 1.60 लाख रुपए तक का आरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा गया है कि छोटे और सीमांत किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा, जिससे किसानों और पशुपालकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। योजना के अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन और अन्य संस्थाओं के माध्यम से आरण प्रदान किया जाएगा, जिससे आवेदन की प्रक्रिया भी सरल और सुगम होगी। सरकार का यह कदम पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य में डेयरी उद्योग को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी सहकारी संस्थान या डेयरी से संपर्क करें और जल्द से जल्द इसका फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, जो हमारे किसानों को लाभ भी देती है और अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करती है। कैसे संभव हो सकता है ये, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https:/mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा
आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।